Good morning, dear students. Welcome to a new online lecture. And today's our topic is crystal field theory. As you know, earlier हमने पहले जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन की थी, जिसमें डिफरेंट ड्रॉबैक्स या शॉर्टकमिंग्स थी। उन शॉर्टकमिंग्स को रिमूव करने के लिए आज मैं कमर अब्बास एक न्यू लेक्चर लेकर आपके साथ आया हूँ। और आज का लेक्चर है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। Crystal field theory was proposed by the Bethe and Van Vleck in 1950. It defines the bonding in ionic crystal, due to which this theory is known as crystal field theory. Orgel used the concept of crystal field theory to define nature of bonding between the ligand and metals. This theory involves an electrostatic approach to the bonding in complexes. What is electrostatic approach? मीन ये थ्योरी मेटल और लिगेंड के आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है। इससे पहले जो थ्योरी हमने पढ़ी थी दैट वाज सेडविक थ्योरी, वार्नर थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उनमें कोवैलेंट अप्रोच थी, यानी कि मेटल और लिगेंड के दरमियान कोवैलेंट बॉन्डिंग का कंसेप्ट था। फर्स्ट टाइम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आयनिक बॉन्डिंग का कंसेप्ट है। Postulate of crystal field theory. First, central metal atom is surrounded by ligands to form complex. complex कैसे बनता है? सेंट्रल मेटल एटम को लिगेंड सराउंड करते हैं, इसको आप complex कहते हैं। टाइप ऑफ लिगेंड्स, देयर आर टू टाइप ऑफ लिगेंड्स। पॉइंट चार्ज लिगेंड्स दैट कंटेन नेगेटिव लिगेंड्स। हर वो लिगेंड्स जिसके पास क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, उसको हम कहते हैं पॉइंट चार्ज लिगेंड, और दूसरे को कहते हैं पॉइंट डाइपोल लिगेंड। सच लिगेंड्स जिनके ऊपर कोई चार्ज ना हो बल्कि वो न्यूट्रल हो। अब न्यूट्रल लिगेंड कैसे आयनिक बॉन्ड बनाएगा? तो उसके लिए ये कंसेप्ट है कि न्यूट्रल लिगेंड के अंदर एक डाइपोल पाया जाता है, यानी उसका एक पार्शियल पॉजिटिव एंड होता है और एक पार्शियल नेगेटिव एंड होता है। जो पार्शियल पॉजिटिव एंड होता है वो मेटल से अवे होता है, जबकि पार्शियल नेगेटिव एंड मेटल की तरफ होता है। द बॉन्डिंग बिटवीन थर्ड पोस्टुलेट, द बॉन्डिंग बिटवीन मेटल कैटाइन and ligand arises due to electrostatic interaction. This type of electrostatic interaction is known as ionic bond. Thus, the bond between metal and the ligand is purely ionic. Fourth, the interaction between electron of the metal cation and those of the ligand is entirely repulsive. यानी मेटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। These repulsive forces are responsible for the splitting of d orbital of the metal cation. अब चूंकि मेटल के इलेक्ट्रॉन जो d में प्रेजेंट होते हैं और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, चाहे वो नेगेटिव लिगेंड है या न्यूट्रल लिगेंड है, इनके दरमियान एक रिपल्जन होती है। इस रिपल्जन की वजह से d के 5 ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग हो जाती है। नंबर 5, द d ऑर्बिटल विच आर degenerate in free metal ion have their degeneracy destroyed by the approach of ligand during the formation of complex. D में आमतौर पे 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और सबकी एनर्जी सेम होती है। Such orbitals having same energy are known as degenerate orbital and this phenomena is known as degeneracy. लेकिन जब लिगेंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल एटम को तो रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स एनर्जी में उनमें चेंज आ जाता है, विच इज नोन एज डिजेनरेसी डिस्ट्रॉयड। एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की कंसेप्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं 3 डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस पे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर octahedral complexes, crystal field theory for tetrahedral complexes, and crystal field theory for square
planar complexes. First, crystal field theory for octahedral complexes. Crystal field theory for octahedral complexes can be explained in the following steps, which are as follows. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमारे पास स्टेप 1 जो है, दिस इज शेप ऑफ डी ऑर्बिटल. एज यू पीपल नो दैट डी एक सबशेल है जिसमें डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं. क्या नेम है इनके? नीचे से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट डी एक्स वाई, सेकेंड डी एक्स जेड, थर्ड डी वाई जेड. ये ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं बिटवीन द एक्सिस, यानी डी बेसिकली हैव डबल डम्बेल शेप, बट इसकी जो लोब्स होती हैं ये एक्सिस के बिटवीन में ओरिएंट होती हैं. यानी इनकी ओरिएंटेशन कहाँ पे होती है? एक्सिस के बिटवीन. तो जो डी एक्स वाई है इसकी लोब्स आपको कहाँ मिलेंगे? एक्सिस के दरमियान में. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये डी की लोब है. जबकि इस केस में जेड एक्सिस बिल्कुल फ्री या एम्प्टी है. नेक्स्ट केस है हमारे पास डी एक्स जेड. डी एक्स जेड में वाई एक्सिस बिल्कुल फ्री है और ये जो डी ऑर्बिटल है जिसकी 4 लोब्स हैं ये एक्स और जेड एक्सिस पे ओरिएंट है बट स्टिल बिटवीन द एक्सिस. थर्ड का नेम है डी वाई जेड और ये भी बिटवीन द एक्सिस होता है. फोर्थ ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर. डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, इसमें इसकी जो ओरिएंटेशन है वो है अलोंग द एक्सिस. यानी ये इसकी एक लोब दो लोब जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस होती हैं और 2 लोब होती हैं अलोंग वाई एक्सिस. इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सिस आर पासिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ लोब्स. यानी ये बिल्कुल एक्सेस पे हैं, एक्सिस के ऊपर होते हैं या फिर एक्सिस इसकी लोब्स में से पास हो रहे होते हैं. एंड लास्ट का नेम होता है डी जेड स्क्वायर जो कि सारे का सारा जेड एक्सिस पे होता है. सो देयर ये है डी के 5 डिफरेंट ऑर्बिटल्स जिनमें से 3 होते हैं बिटवीन द एक्सिस एंड 2 होते हैं ऑन द एक्सिस. Step 2. Orientation of the ligand around the central metal atom. As I discussed earlier that we are discussing here octahedral complex. किसी octahedral complex को देखें. octahedral complex की ज्योमेट्री हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें 4 ligand, 2 होंगे along x axis, 2 होंगे along y axis and 2 होंगे along z axis. यानी ये octahedral complex के अंदर सबसे पहले एक स्क्वायर बनता है और एक लिगेंड अबव होता है, एक लिगेंड बिलो होता है. तो और से देखें तो मालूम होगा ये जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड्स होते हैं ये ओरिएंट होते हैं फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम द एक्सिस, आइदर फ्रॉम एक्स वाई और जेड एक्सिस. अब अगर हम डी के डिफरेंट ऑर्बिटल्स को देखें तो उसमें क्या देखा है कि जो ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसकी लोब्स एक्सिस के ऊपर आ रही हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस लॉन्ग वाई एक्सिस. और ये जो ऑर्बिटल है डी जेड स्क्वायर ये है अलॉन्ग जेड एक्सिस. इसका मतलब ये 2 ऑर्बिटल और इनकी लोब्स जो हैं वो एक्सिस के ऊपर आ रही हैं. जबकि ये जो 3 ऑर्बिटल हैं डी एक्स, डी वाई जेड, जेड एक्स एंड एक्स वाई, ये लिगेंड के रास्ते में नहीं है. यानी लिगेंड या तो किसी भी एक्सिस से आएगा और ये तो एक्सिस के बिटवीन है. इसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे कि 2 लोग जा रहे हो, एक फुटपाथ पे जा रहा हो और एक रोड के सेंटर में. तो गाड़ी जो है वो आकर किसको उड़ाएगी? जो रोड के सेंटर में जा रहा है. इसका मतलब है वो जो कि रोड पे जा रहा है वो बेसिकली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड है. यानी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कार कह सकते हैं रोड के लिए और ऑर्बिटल के लिए कह सकते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड. यानी लिगेंड या तो एक्स एक्सिस से आएगा या फिर वाई एक्सिस से या फिर जेड एक्सिस से. तो फिर ये 3 ऑर्बिटल जो है ये महफूज रहेंगे
लिगेंड की रिपल्जन से, लिगेंड की अट्रैक्शन से, लेकिन ये दो ऑर्बिटल लिगेंड की अप्रोच में आ जाएंगे। उसके बाद क्या होता है? स्टेप 3, स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल इनटू टू लेवल्स। उसके बाद कंसीडर एन ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड अराउंड द मेटल। The lone pair of electrons on the each of the 6 ligands is treated as a negative point charge. जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो भी तो इलेक्ट्रॉन है, तो उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, नोन एज पॉइंट चार्ज। The ligands are centered on the Cartesian axis. There are two type of forces. जब भी लिगेंड अप्रोच करता है सेंट्रल मेटल एटम को, तो सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान टू टाइप की फोर्सेस होती हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन ईच ऑफ द लिगेंड एंड द पॉजिटिव मेटल केटाइन। मेटल के पॉजिटिव आयन और लिगेंड के दरमियान अट्रैक्शन हो सकती है। एंड सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन बिटवीन द लिगेंड एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ द डी ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। और मेटल की डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान क्या होगी? रिपल्जन भी हो सकती है। There is repulsion between the electron in the d orbitals and the lone pair of the ligand. This has a destabilizing effect on the d orbitals. इस रिपल्जन की वजह से वो d के जो ऑर्बिटल हैं वो डिस्टेबलाइज हो जाते हैं। पहले स्टेबल थे, अब अनस्टेबल हो जाएंगे। In a spherical field, all 5 d orbital would be raised in the energy by the same amount. अगर आपको इसकी डायग्राम दिखाएं, ये आपको डायग्राम क्लियर है। यहाँ पर लिगेंड के अंदर जो है 5 डिफरेंट ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। जब तक लिगेंड अप्रोच नहीं करता तो ये ग्राउंड स्टेट में होते हैं, लेकिन जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है इन तमाम ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और ये हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? However, electrons in the orbitals pointing toward the ligands are repelled by the ligand lone pair to the greater extent than those pointing in between the ligands. अब इसमें क्या होता है? वो ऑर्बिटल जो एक्सिस के ऊपर हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। वाई? बिकॉज वो है ऑन द एक्सिस। और वो ऑर्बिटल जो एक्सिस के बिटवीन है, जो कि लिगेंड की डायरेक्शन वो नहीं है, तो उन पे लेस इफेक्ट होता है। Hence, the dz square and x square y square orbital are destabilized to a greater extent. ये जो दो ऑर्बिटल हैं जो एक्सिस के ऊपर पाए जाते हैं, dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन इनको ज़्यादा डिस्टेबलाइज करते हैं और ये एनर्जी में हायर एनर्जी में चले जाते हैं। इन दो ऑर्बिटल को हम कहते हैं ईजी ऑर्बिटल। ईजी का मतलब होता है डबली डिजेनरेट। डबली डिजेनरेट का मतलब है कि दोनों ऑर्बिटल आपस में सेम एनर्जी में होते हैं और हाई एनर्जी में चले जाते हैं। वैसे ईजी का मतलब होता है इवन जीरेटेड। इवन जीरेटेड का मतलब होता है डिजेनरेट, सेम एनर्जी। एंड देन द डी एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, ये जो तीन ऑर्बिटल हैं ये लेस रिपेल होते हैं लिगेंड के इलेक्ट्रॉन से और ये लो एनर्जी लेवल में रह जाते हैं। इनको कहते हैं T2G। T2G का मतलब है ट्रिपली डिजेनरेट ऑर्बिटल्स एंड द डिजेनरेसी इज रिमूव्ड। इस तरह जो 5 ऑर्बिटल की डिजेनरेसी थी अब वो ख़त्म हो गई, लेकिन इसके नतीजे में ओवरऑल यहाँ पर देखें, जब किसी भी मेटल के पास 5d ऑर्बिटल थे और 6 लिगेंड ने डिफरेंट एक्सिस से अप्रोच किया, तो लिगेंड के अप्रोच करते ही वो ऑर्बिटल जो कि एक्सिस के बिटवीन थे
उनको बहुत लेस इफेक्ट हुआ। कौन कौन से? डी एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। जबकि वो ऑर्बिटल जो एक्सिस के ऊपर थे, डी जेड स्क्र, डी एक्स स्क्र, वाई स्क्र, अब ये दो ऑर्बिटल हाई एनर्जी में चले जाते हैं, इनको कहते हैं ईजी ऑर्बिटल। और ये तीन ऑर्बिटल लो एनर्जी में रहते हैं, इनको कहते हैं टी टू जी ऑर्बिटल। ये होते हैं ऑन द एक्सिस और ये होते हैं बिटवीन द एक्सिस। दिस इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। किसी भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर डी के 5 ऑर्बिटल को एनर्जी की, डी के 5 ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग जो है आपको इस डायग्राम से क्लियर है। स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। डी के 5 ऑर्बिटल्स जब तक उनकी एनर्जी सेम होती है हम उनको कहते हैं डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। लेकिन लिगेंड के अप्रोच करते ही वो दो डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड हो जाते हैं। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अप एंड जेड स्क्वायर हाई एनर्जी में, डी एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स ये होते हैं लो एनर्जी में। और इनके दरमियान एक एनर्जी का डिफरेंस आता है जिसे आप कहते हैं एनर्जी गैप। द एनर्जी गैप इज रेफर्ड टू एज डेल्टा नॉट। इसको हम डेल्टा नॉट भी कह सकते हैं। और 1 डेल्टा नॉट इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। व्हाट इज 10 यूनिट? 10 यूनिट्स आर नोन एज 10 units are known as differential of quanta। यानी 10 यूनिट्स टोटल बन जाती हैं द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब क्या है इसमें टोटल डिफरेंस 10 का है। द dz square and x square y square orbital lie on the same axis as negative charges. Therefore there is a large unfavorable interaction between the ligand, negative ligand orbitals। अगेन ये सारी सेम बातें हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्रिस्टल फील्ड splitting of the energy levels। The separation of 5d orbitals of the metal ion into two sets having different energies is called crystal field splitting or energy level splitting। This concept of the crystal field splitting makes the basis of CFT। The energy gap between T2G low energy orbital and EG high energy orbital sets is denoted by del naught or 10 dq, where naught is in the del naught indicates an octahedral arrangement of the ligand around the central metal cation। This energy difference arises because of the difference in the electrostatic field exerted by the ligands as discussed before on the T2G and EG set of orbitals of the central metal atom cation। Del naught or the 10 dq is called crystal field splitting energy। With the help of simple geometry it can be shown that the energy of T2G orbital is 0.4 delta naught less than that of the hypothetical degenerate d orbitals। इस डायग्राम में हमने पहले ही बताया है कि जब तक लिगेंड के ऑर्बिटल अप्रोच नहीं करते तो सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल्स अपनी ग्राउंड स्टेट में होते हैं बिकॉज फीलिंग नो रिपल्शन। लेकिन जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है ड्यू टू द रिपल्जन ये डी के 5 ऑर्बिटल्स हाई एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्योंकि ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल जो है वो ऑन द एक्सिस होते हैं और उनको लिगेंड के इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रिपेल करते हैं। तो इस ग्रेटर रिपल्जन की वजह से उनकी एनर्जी ज़्यादा हाई हो जाती है और
जो T2G ऑर्बिटल हैं ड्यू टू लेस रिपल्जन बिकॉज दे आर फाउंड बिटवीन द एक्सेस, इनकी एनर्जी 0.4 डेल नॉट लेवल कम हो जाती है इस डिजेनरेट लेवल से। And hence that of Eg orbital is 0.6 del naught above the hypothetical degenerate state। यानी अगर आप देखें टोटल वो 10 DQ की बात कर रहे थे, 10 DQ में से अपर जो Eg ऑर्बिटल है इस ग्राउंड लेवल से 6 DQ अप चले जाते हैं एनर्जी में, और ये 4 DQ लेस हो जाते हैं एनर्जी में। इन अदर वर्ड हम ये भी कह सकते हैं कि इनकी एनर्जी प्लस 0.6 लेवल इंक्रीज हो जाती है और इनकी एनर्जी 0.4 लेवल डिक्रीज हो जाती है। Thus, we find that T2G set loses an energy equal to 0.4 del naught, while the EG set gain an energy equal to 0.6 del naught. As shown in the figure, the loss and gain in the energies of the T2G and EG orbital is shown by the negative and the positive signs respectively. Del naught is generally measured in the centimeter. So ये है एक जनरल स्टोरी कि किस तरह ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड जब अप्रोच करता है तो सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनकी डिजेनरेसी किस तरह ख़त्म होती है। कुछ ऑर्बिटल होते हैं ऑन द एक्सिस, कुछ होते हैं बिटवीन द एक्सिस। जो बिटवीन द एक्सिस होते हैं उनमें लेस रिपल्जन होती है, वो लेस एनर्जी में रहते हैं और उनकी एनर्जी जो है वो एक्चुअल एनर्जी से माइनस हो जाती है 0.4 डेल नॉट। जबकि वो ऑर्बिटल जो कि एक्सिस के ऊपर होते हैं जिनको आप ईजी सेट ऑफ ऑर्बिटल कहते हैं, उनकी एनर्जी 0.6 लेवल प्लस हो जाती है। दिस इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स एंड दिस इज द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो इसका बी पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही काफ़ी है, इसको अंडरस्टैंड करें ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें आप इससे आगे सीख पाएँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।